कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया 2025। आज के न्यूज़पेपर में भी मेजॉरिटी जो आर्टिकल्स आ रखे हैं वो इसी चीज से रिलेटेड है। जो पहले वाली पार्लियामेंट हुआ करती थी, अब उसी को क्या बोला जाता है, संविधान सदन। वहीं पे ये सारा मीटिंग करा गया और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसे लॉन्च करा गया है इनटू 9 लैंग्वेजेस। 9 लैंग्वेजेस में आपको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेगा। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, तो मलयालम है, मराठी है, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया, आसमीस। अभी लर्न नहीं करना है, बस ध्यान में रखो कि ये कुछ 9 लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये ट्रांसलेशन करी गई है। मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया एंड आसमीस, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्रांसलेट कर दिया है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब ये कॉपी आपको इन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। और बाकी आपको पता है डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 26 नवंबर। तो 26 नवंबर ऐसे नहीं है कि 1947 के बाद से ही एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह हम सेलिब्रेट करते थे। ये 2015 में चेंजेस करे गए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी की उस टाइम पे 125th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, तो पहले लॉ डे हुआ करता था। फिर बाद में सोचा कि नहीं, थोड़ा और ज्यादा ट्रिब्यूट देने की जरूरत है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे 2015 से चलता है। और बाकी जो 2 डेट्स हैं आपकी, वन इज 26 Jan और दूसरी आ जाएगी 26 November। तो बन तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 November 1949 को ही गया था, पर इसे इम्प्लीमेंट करा गया 26 January 1950, पूरी तरह से जब एनफोर्स करा गया। इस दिन फिर आप सेलिब्रेट करते हो रिपब्लिक डे। रीजन क्या था, तो हिस्टोरिकल रीजन था, मतलब पूर्ण स्वराज्य का जो हमने टास्क लिया था कि उसे टारगेट को हमने कब तक अचीव करना है, तो उसके लिए जो डेट डिसाइड हुई थी दैट वाज 26 January 1930। तो इसी वजह से 2 महीने हमने वेट कर लिया और फिर जाके इसको पूरी तरह से एनफोर्स कर दिया गया था 26 January 1950। ठीक है जी, यहां तक डन। अब देख लो फटाफट से, फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025 इसको ऑब्जर्व करा जाता है 26 November। और 9 लैंग्वेजेस के अंदर इंडिया की कमिटमेंट अब कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट करके कर दी गई है, मतलब अगले साल आप सुनोगे और ज्यादा ट्रांसलेशन करी, लैंग्वेजेस को एक सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है, प्रमोशन उनकी करी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन आपको इसमें मिलेंगे। बाकी ये जो शब्द आया रिपब्लिक, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, जो हमारे हेड हैं यानी कि प्रेसिडेंट की बात हुई है, वो इलेक्टेड होंगे, मोनार्कियल सिस्टम नहीं होगा, मोनार्की नहीं होगी, इलेक्टेड रहेंगे, यही मतलब निकल के आता है रिपब्लिक। और डेमोक्रेटिक का मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब जो हेड होंगे उनको भी कौन सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे बेशक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, पर जो इनके इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको जनता ने ही इलेक्ट करा होता है। ठीक है जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में देख लेते हैं कुछ चीजें। तो सॉवरिन वर्ड आ गया, सॉवरिन मतलब संप्रभुता, यानी कि कोई भी हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर आउटसाइड पावर्स इंटरफेयर नहीं करेंगी। देन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये दोनों शब्द हमने देख लिए। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका फाइनल सेशन होता है ऑन 26 November 1949, जिस दिन फिर इंप्लीमेंट कर दी थी कुछ चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की। और 284 मेंबर्स ने साइन करा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे फ्रेमिंग करी गई थी। और बोला गया, एक स्टेटमेंट आपने देखी होगी, प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने ये बोली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉलोनियल पास्ट को पीछे छोड़ के आया था और हम एक आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो कॉलोनियल को अगर साइड में कर दें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से पिकअप करी हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडिड है, पर इसका ये मतलब नहीं था कि हमने कॉपी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। इसका मतलब था जो बाकी पहले से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना चुके थे, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीजें भी इंक्लूड करी थी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखे। इसी वजह से हमने लगभग बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेफर करा था बिफोर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्स में कब आया, तो 26 January 1950। स्टोरी आपको पूर्ण स्वराज वाली याद रखनी है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन ऑफ 1930 का। उसके बाद ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो करी गई कॉन्स्टिट्यूशन डे की, जो आप बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 November, ये 2015 से शुरू हुई थी। मिनिस्ट्री कौन इन्वॉल्व थी, इसको याद रखिएगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब इक्वालिटी के बारे में भी बात करता है 15 और 16, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी उसमें इंक्लूडेड, तो उससे याद रख लेना मिनिस्ट्री कौन सी आएगी, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी 2015 में, तो पहले ये लॉ डे की तरह ऑब्जर्व करा जाता था, बाद में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह ऑब्जर्व होने लगा, मतलब 26।
तो लॉ डे भी आपने ध्यान में रख लेना, इसके लिए भी डेट सेम ही है 26 नवंबर। एंड सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तरह से नेशनल फेस्टिवल है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सेलिब्रेट करते हैं। वही सॉवरिन आ गया, सेक्युलर आ गया, इंटीग्रिटी आ गई, फ्रेटर्निटी आ गई, इक्वालिटी आ गई, उन सारी चीजों के बारे में बात करी जाती है। फिर जो ऑपोजिशन होती है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो वाला पैरामीटर आपने स्टैटिक वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं करना है। अब देख लेते हैं, जो शुरुआत हुई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ब्रिटिशर्स की जब मोनोपोली नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, इंटरफेरेंस हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो कुछ एक्ट ये लेके आए थे। जैसे पहला आया था रॉलेट एक्ट 1773 का। उसके बाद बड़े सारे एक्ट्स आए, 1984 में पिट्स इंडिया एक्ट आप देखते हो, फिर चार्टर एक्ट्स की एक सीरीज आती है, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट्स आते हैं, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आने शुरू हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत से ऐसे प्रोविजन थे जो हमने इंडिपेंडेंस से पहले इसमें ऐड करे थे, और वो सारे प्रोविजन आपको 1947 के बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करा, उसके अंदर भी दिखाई देते हैं। जैसे कि फेडरल स्कीम, फेडरल मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा। यहाँ पे अभी शब्द क्या यूज करा गया था, फेडरल। फेडरल मतलब इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पर आज के टाइम पे यानी कि 1947 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में फ्रेम हो चुका है, वहां पे आपको क्या शब्द मिलेगा, कोजाए। ये बस इसलिए ऐड करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब ये दिखाने के लिए कि 1947 से पहले हमने एफर्ट डालने शुरू कर दिए थे कि क्या क्या चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए। तो यहाँ पे फेडरल स्कीम आ गई। देन ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात करी थी, जुडिशरी थी। जुडिशरी तो खैर आपकी रॉलेट एक्ट 1773 जब आता है, कैलकाटा में मेन वहां पे सुप्रीम कोर्ट पहले वहां हुआ करता था, बाद में वो शिफ्टिंग हुई थी, तो वो पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है। गवर्नर आ गया, जुडिशरी आ गई। देन आपके पब्लिक सर्विस कमीशन, एग्जाम चल रहा था, पहले इंडियंस ब्रिटेन जाया करते थे एग्जाम देने के लिए, पर इंडिया में एक सोशल स्टिग्मा हुआ करता था कि आप समंदर को एक बार क्रॉस कर लोगे तो आप अछूत हो जाओगे, अनटचेबल होंगे। तो कई बार उनको घर वाले निकाल भी देते थे। फिर बाद में बोला गया जब इंडियंस का पेपर है तो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। बीच में एक ट्रांजिशन भी आई जिसमें ब्रिटेन में भी पेपर हो रहा है, इंडिया के अंदर भी पेपर चल रहा है। फिर बाद में क्या हुआ, पूरा का पूरा इंडिया में कर दिया गया। तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंक्लूडेड था। इमरजेंसी के प्रोविजन, आज के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन नहीं थी, पहले सिर्फ इमरजेंसी के प्रोविजन आपको दे दिए। बाद में 1949 के बाद जब इम्पोज हो जाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या क्या आ गया, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल आ जाएगा 352, देन 4 ऐड कर दो 356, 4 ऐड कर दो 360, ये आ गई नेशनल, ये प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ये आ गया आपका 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक एक बार भी नहीं लगी। खैर नेशनल वाली 3 बार थी और इसका नंबर वेरी करता रहता है 356, आज के टाइम पे 130 प्लस नंबर हो चुका है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनता कैसे चलनी चाहिए। जैसे आपसे पीवीटीजी वाले क्वेश्चन में भी पूछा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहले इंक्लूड कर दिया गया था। बड़े सारे चेंजेस आए। अब बात यहां से चलेगी आपकी 1947 ऑनवर्ड कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें पिक करी। कई बार प्रीलिम्स में आ जाती है, एक आधा प्रोविजन आपको दे देंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से पिक करा था, या फिर मैच द फॉलोइंग आएगा, एक तरफ कंट्रीज के नाम दे दिए हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन और कौन सा प्रोविजन यहां से उठाया गया है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब है जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो आपका लेजिस्लेचर है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। लेजिस्लेचर मतलब जिसने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपने इसको सेपरेट नहीं काउंट करना। देन रूल ऑफ लॉ, ये आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। ये वाला याद करो सबसे पहले तो, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, ये आपके यूपीएससी ने सवाल किया था, तो आंसर आना था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट सिस्टम आ गया, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। रिट्स आ गई आपकी, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन। तो 5 रिट्स आती हैं टोटल। आर्टिकल जो आपको 16 मिलेगी तो 32 एंड 226, ये सुप्रीम कोर्ट के विद रिस्पेक्ट, ये वाला हाई कोर्ट के विद रिस्पेक्ट। तो आपको रिट्स का जो कॉन्सेप्ट आज आप पढ़ते हो वो भी कहां से पिक करा था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो भी आपके एमपीज वगैरह होंगे उनको प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, वो सारा कहां से उठाया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहां से आया, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन आते हैं यूएस के पास। अब देखो यूएस में तो ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ऑप्शन में यूएस भी दे रखा था, आपको वो थोड़ा सा ध्यान में रखना था। चलो एनीवेज,
यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ओरिजिनली जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड नहीं थे, पर जब इन्होंने ऐड करे थे तो उस टाइम पे अभी भारत आजाद भी नहीं हुआ था, मतलब इन्होंने बाद में जाके फंडामेंटल राइट्स ऐड करे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब फ्रेमिंग करी गई, हमने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स ऐड कर दिए गए, जो आप पार्ट नंबर 3 के अंडर पढ़ते हो, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू 35। तो फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पिक करे। उनका एक रूल ऑफ इक्वालिटी आया था, बाद में जाके उन्होंने एडिशन करी थी अमेंडमेंट के तहत। देन जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी हमें कहां से मिला? फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में अगर कोई बिल वापस से भेजा जाता है, उसको दोबारा से पास करवाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, स्ट्रिंजेंट रूल है। खैर इंडिया के अंदर कोजाए नेचर आ जाता है, तो इस वजह से चीजें ईजी हैं। जुडिशियल रिव्यू, ये भी कहां से पिक करा? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पढ़ते हो ना आप, रिमूवल नहीं बोलते प्रेसिडेंट के लिए, देखो हेड है स्टेट के, तो रिस्पेक्ट देने के लिए एक अलग से शब्द ऐड करा हुआ है विच इज इम्पीचमेंट, तो ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट ये भी आ गया, मतलब जजेस के बारे में बात होगी, हाई कोर्ट के जजेस। और साथ में जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, ये भी हमने कहां से पिक करा है? फ्रॉम यूएस। क्या इंडिया के अंदर कोई वाइस प्रेसिडेंट आज तक इम्पीच हुए हैं? कौन? वो रिमूव नहीं हुए थे, उन्होंने खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया था, मतलब अभी तक आप ऐसे नहीं सुनोगे कि इम्पीचमेंट करी गई डायरेक्टली। हाँ, मोशन तो चलना ही था ना फिर, पर उन्होंने खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि उनका इम्पीचमेंट करा गया उस केस में, तो वो रिमूवल की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। इसी के भी ऊपर तो इतनी सारी डिबेट्स हुई कि आपने जबरदस्ती इनसे रेजिग्नेशन दिलाया, सुबह वो मीटिंग का वेट कर रहे थे और शाम को अचानक से 9 बजे के आसपास उनका हेल्थ खराब हो जाते हैं और वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। चलो जी, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीजें हमने पिक करी हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, और आयरिश ने कहां से उठाया था? स्पेन, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप पॉलिटी के पार्ट नंबर 4 में पढ़ते हो। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, नॉमिनेशन वाले जो मेंबर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड, वो भी कहां से उठाया है? फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। याद है ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता था? हाँ, सिंगल प्रोपोर्शनल मेथड, ठीक है। और मेंबर्स कौन कौन आते हैं इसमें? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और नहीं आते कोई? नॉमिनेटेड नहीं आते, वो हो गया इलेक्ट। और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से आएंगे, क्योंकि काउंसिल सब जगह पे नहीं होती। वैसे वाइस प्रेसिडेंट के केस में पूछ लिया जाए, वहां पे लोकसभा एंड राज्यसभा के ही आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं। उसमें नॉमिनेटेड भी आएंगे, इलेक्टेड भी आएंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इन्होंने नॉमिनेशन करी होती है, तो पार्शियलिटी हो सकती है, तो ये ध्यान में रखना। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पिक करा था। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में बात करी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां पे लिखा था ना फेडरल वर्ड, यहाँ पे लिखा है अब स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कोजाए फेडरल नेचर आपको दिखेगा। सेंटर का मेन होल्ड रहेगा, देन स्टेट, फिर उसके बाद लोकल बॉडीज। अच्छा, मैंने रॉलेट एक्ट बोल दिया था, हाँ हाँ, वो 1919 में था, मैं रेगुलेटरी एक्ट बोल रही थी, रेगुलेटरी एक्ट 1773 का, ठीक है, माय मिस्टेक। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, मतलब गवर्नर जो होंगे वो ब्रिज की तरह एक्ट करेंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। रेजिड्यूरी पावर्स, आप यूनियन लिस्ट पढ़ते हो, स्टेट लिस्ट पढ़ते हो, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते हो, जो सारी चीजें उसमें नहीं आएंगी वो किसमें चली जाती हैं? रेजिड्यूरी पावर के अंदर, क्योंकि उतनी थोड़ी अपनी लिस्ट 100 61 उतने ही थोड़ी हैं, बड़े सारे काम होते हैं, तो वो रेजिड्यूरी वाले पार्ट में डाला हुआ, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। और एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चॉइस होती है। सुप्रीम कोर्ट अब कोई सजेशन लेना चाहता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, उनके पास भी चॉइस है। अगर प्रेसिडेंट कोई सजेशन लेने चाहते हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, उनके पास भी चॉइस है। ये भी कहां से पिक करा? फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन आता है आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो कॉन्करेंट लिस्ट आप पढ़ते हो, जिसमें मेन हैंड किसका रहता है? सेंटर का। स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, पर जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, इट केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये सारी चीजें आपकी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई। देन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में नहीं बन पाता है डिसीजन, तो ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाई जाती है स्पेसिफिक बिल्स के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट भी कहां से उठाया गया था? फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपने पढ़ा था ना, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, आपके फंडामेंटल राइट्स भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर
नहीं, वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उसमें आर्टिकल नंबर 20 और 21 पे लगा दी थी कि इनके अलावा सारे सस्पेंड कर जाएंगे। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन था? 300 3 नहीं, 358 या 359? 350 359 फंडामेंटल राइट 359, उसका एक छोटा सा पार्ट आर्टिकल नंबर 19 उसके बारे में 358 के अंडर मेंशन था। ऐसे याद रख लेना, अगला जो आएगा उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंशन हो जाएगी आपके फंडामेंटल राइट्स की। ये जर्मनी से उठाया था। देन आता है सोवियत यूनियन, यानी कि पहले यूएसएसआर बोलते थे, आज के टाइम पे रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके आए थे। अच्छा, इकोनॉमी के फील्ड में भी कुछ लेके आए थे हम फ्रॉम यूएसएसआर। इकोनॉमी में आप पढ़ोगे अभी उसको जब आपकी इकोनॉमी शुरू होगी। हाँ, नहीं, 5 ईयर प्लान जो बाद में जाके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो 5 ईयर प्लान भी हम यूएसएसआर से उठा के लेके आए थे। आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। तो ये आपके प्रीएम्बल में भी इवन मेंशन है। ये भी हमने यूएसएसआर से अच्छा यहाँ पे लिख दिया आगे प्रीएम्बल में, तो यूएसएसआर से पिक करा था। बाकी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक तो था ही, साथ में इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इसकी जो वैल्यूज हैं ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखी थी। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको मिल जाएंगी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। चलिए नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 368। अभी किसी ने बोला इमरजेंसी के केस में आर्टिकल नंबर 368 याद करो। पार्ट नंबर 1 यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, जब दूसरा और तीसरा काम में चलता है तो चौथा क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंडर चलती है? अंडर आर्टिकल 368। तो उसका जो प्रोविजन है ये हमने कहां से उठाया है? फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा राज्यसभा के जो इलेक्शंस होंगे वो कैसे रहेंगे मेंबर्स के, तो वो भी कहां से पिक करा है? फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आपके जब फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हो वहां पे एक स्टेटमेंट भी आती है, तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये हमने पिक करा था फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी उससे रिलेटेड नहीं है, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ उससे रिलेटेड है, वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब देखो एक साथ आपको सारे याद नहीं रहेंगे, 2-3 दिन पूछ लूंगी मैं आपसे, तो शुरू के याद कर लेना पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तक एक एक प्रोविजन याद करना, बाकी आपके टेस्ट में आएगा तो आपको पता लग जाएगा कितना याद रहा।